ज्ञान ही शक्ति है। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा सच्ची लगती है। खासतौर पर तब जब जानकारी को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। नमस्कार, और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं IDR यानी इंडियन डिफेंस रिव्यू में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर। शीर्षक है इंडियाज ट्राइपार्टाइट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चैलेंज। जी, यानी भारत की त्रिगुट सूचना युद्ध चुनौती। हाँ, और ये विषय देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, खासकर GS पेपर 3। बिल्कुल, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, इन सब से जुड़ता है ये। सही। और साथ ही ये आम जानकारी के लिहाज से भी, मतलब हम सब के लिए जानना जरूरी है। हमारा मकसद है कि इस लेख की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। ये सिर्फ 3 अलग-अलग देशों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक मिली-जुली, क्या कहते हैं, दबाव प्रणाली की है, जिसका भारत लेख के अनुसार 2025 में सामना कर रहा था। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। ये त्रिगुट है कौन? हाँ, तो लेख साफ कहता है ये त्रिगुट है चीन, पाकिस्तान और तुर्की का। अच्छा, चीन, पाकिस्तान और तुर्की। जी, और सबसे अहम बात जो लेख इशारा करता है वो ये कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक तरह से मिलकर काम करते हैं, एक इंटरऑपरेबल सिस्टम की तरह। इंटरऑपरेबल मतलब एक साथ काम करने वाला। ये तो बड़ा संगठित लग रहा है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब इनका ऑपरेशन चलता कैसे है जमीन पर? देखिए, यहीं पर यह चीज दिलचस्प हो जाती है। इनकी जो ताकत है वो इनके काम के बंटवारे में है। काम का बंटवारा कैसे? लेख के मुताबिक चीन का रोल है औद्योगिक पैमाने पर प्रचार को बढ़ाना, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है इंडस्ट्रियल स्केल एम्प्लीफिकेशन। इंडस्ट्रियल स्केल एम्प्लीफिकेशन मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना, जैसे फैक्ट्री में बनता है सामान। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। किसी भी बात को, किसी नैरेटिव को इतना ज्यादा फैला देना कि वो हर जगह गूंजने लगे। अच्छा, तो चीन आवाज बढ़ाता है, फिर पाकिस्तान, उसका क्या काम है इसमें? पाकिस्तान का काम बताया गया है भावनात्मक दावे गढ़ना और ऑपरेशनल अफवाहें बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इमोटिव क्लेम्स एंड ऑपरेशनल रूमर्स। भावनात्मक दावे और अफवाहें। हाँ, ये अक्सर ऐसे दावे होते हैं जो या तो जमीनी हकीकत से जुड़े लगते हैं या फिर बहुत सनसनीखेज होते हैं, भावनाओं को भड़काने वाले। अच्छा, मकसद होता है लोगों में शक पैदा करना, या डर या फिर गुस्सा। समझ गया। और तीसरा तुर्की, वो क्या करता है इस तिकड़ी में? तुर्की का रोल थोड़ा अलग है। वो इन नैरेटिव्स को, इन बातों को अंतर्राष्ट्रीय जामा पहनाता है, मतलब लॉन्ड्रिंग एंड इंटरनेशनलाइजिंग टॉकिंग पॉइंट्स। लॉन्ड्रिंग जैसे पैसे की लॉन्ड्रिंग होती है? हाँ, कुछ वैसा ही। अपने अंग्रेजी और उर्दू मीडिया चैनल्स के जरिए, जैसे TRT वर्ल्ड का नाम आता है। हाँ हाँ, TRT वर्ल्ड। उसके जरिए वो चीन या पाकिस्तान से उठी बातों को ऐसे पेश करता है जैसे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जिस पर दुनिया में बात हो रही है। इससे उन बातों को एक तरह की विश्वसनीयता मिल जाती है। अच्छा, तो मतलब एक नैरेटिव बनाता है, दूसरा फैलाता है, और तीसरा उसे दुनिया भर में ले जाकर वैध बनाता है। जी, ये तो काफी गहरी रणनीति लगती है। बिल्कुल सोची समझी। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण भी दिया है लेख में, जहां ये तीनों एक साथ काम करते दिखे हों? हाँ, बिल्कुल। लेख में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। ऑपरेशन सिंदूर। जी, उस दौरान बताया गया है कि भारत सरकार को X, जो पहले ट्विटर था, उस पर न सिर्फ चीनी सरकारी मीडिया को ब्लॉक करना पड़ा, हाँ, बल्कि तुर्की के TRT वर्ल्ड को भी ब्लॉक करना पड़ा था। दोनों को एक साथ? हाँ, और इतना ही नहीं, भारतीय सेना के नेतृत्व ने भी तब सार्वजनिक तौर पर यह बात कही थी कि पाकिस्तान को बीजिंग से लाइव इनपुट मिल रहे थे। लाइव इनपुट मतलब रियल टाइम में जानकारी? जी, और ये भी कि अंकारा यानी तुर्की इस्लामाबाद की सूचना लाइन का समर्थन करा था। ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका था जब आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि हाँ, ये त्रिगुट वाकई मिलकर काम कर रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो ये जो तरीके हैं, जो तकनीकें हैं, क्या ये सिर्फ भारत के लिए ही बनी है, या ये इनका कोई पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है जो ये दुनिया में कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। अच्छा। असल में ये देश अक्सर इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल पहले दुनिया के दूसरे हिस्सों में करते हैं, वहां उन्हें टेस्ट करते हैं, कह सकते हैं। मतलब टेस्ट करते हैं? हाँ, और फिर जब वो तरीके काम कर जाते हैं तो उन्हें भारत पर लागू करते हैं, एक तरह का टेस्ट एंड डिप्लॉय मॉडल। अच्छा, तो ये एक ग्लोबल प्लेबुक है इनकी। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? बिल्कुल।
चीन का स्पैमोफ्लिज ड्रैगन ब्रिज कॉम्प्लेक्स है। स्पैमोफ्लिज ड्रैगन ब्रिज, ये क्या? ये चीन से जुड़े बड़े ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन नेटवर्क के नाम है। ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार नहीं करते। लेख बताता है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक रेयर अर्थ्स कंपनी है लाइनास। रेयर अर्थ्स तो आजकल बहुत चर्चा में है। जी, तो उस कंपनी के खिलाफ इन्होंने बाजार को प्रभावित करने वाली दुष्प्रचार यानी मार्केट शेपिंग डिसइंफॉर्मेशन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया था। मार्केट शेपिंग डिसइंफॉर्मेशन मतलब बाजार को बदलने वाली झूठी खबर। हाँ, मकसद था निवेशकों और पॉलिसी बनाने वालों के मन में डर पैदा करना, शायद कंपनी के शेयर गिराने या उसमें निवेश रोकने के लिए। बाप रे, मतलब ये सिर्फ लोगों की राय नहीं बल्कि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर हमला है। बिल्कुल, यही बात ही दिखाता है कि ये जो संज्ञानात्मक ऑपरेशंस हैं, यानी लोगों की सोच पर असर डालने वाले ऑपरेशंस, कॉग्निटिव ऑपरेशंस, वो सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, वो सप्लाई चेन जैसी चीजों को भी निशाना बना सकते हैं। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने एआई से बने नकली व्यक्तित्व, मतलब एआई जनरेटेड पर्सोनास, फेक प्रोफाइल टाइप, और सिंथेटिक मीडिया जैसे डीप फेक वगैरह, इनके इस्तेमाल को भी ट्रैक किया और पाया कि इनका लक्ष्य भारत समेत कई लोकतंत्रों में चुनावों में ध्रुवीकरण करना था, मतलब फूट डालना था। ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, और तुर्की का मॉडल, क्या वो भी चीन जैसा ही है? तुर्की का मॉडल मतलब उसकी बनावट थोड़ी अलग है, पर काम करने के तरीके से वो चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कैसे? वहां देखिए, राष्ट्रपति का एक संचार निदेशालय है, प्रेसिडेंसीज कम्युनिकेशंस डायरेक्टरेट। उसका एक विभाग है डीएमएम। ये कई भाषाओं में फैक्ट चेक पैकेज बनाता है, पर अक्सर ये फैक्ट चेक असल में सरकारी बातों को ही सही ठहराते हैं। अच्छा, मतलब फैक्ट चेक के नाम पर प्रोपोगंडा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ वहां आरटीयू के जैसी संस्थाएं हैं, जो देश के अंदर अगर कोई मीडिया सरकार से अलग राय रखता है तो उसे नियंत्रित करती हैं या सजा देती हैं। तो ये सब सिर्फ तुर्की के अंदर ही होता है? नहीं, अब नहीं। लेख कहता है कि ये जो उनके उपकरण हैं, ये तरीके, ये एक तरह की निर्यात योग्य सामग्री किट बन गए हैं, एक्सपोर्टेबल कंटेंट किट्स। मतलब दूसरे देशों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं? जी, जैसे लेख में 2025 के सितंबर-अक्टूबर का जिक्र है, जब अजरबैजान के मीडिया ने शिकायत की कि उनके यहाँ तुर्की से फेक न्यूज़ की बाढ़ आ गई है, जो बाकू को निशाना बना रही थी। अजरबैजान तो तुर्की का करीबी माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये घटना दिखाती है कि ये मशीन अब सिर्फ विरोधियों को नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को भी मैनेज करती है, उन्हें अपनी लाइन पर रखने के लिए। अच्छा। और यही अनुशासन, यही पैटर्न भारत को भी झेलना पड़ता है, जब तुर्की का मीडिया दक्षिण एशिया पर, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर बिना जांचे परखे एक खास तरह के फ्रेम को ही बार बार दोहराता है। समझ गया। और तीसरा कौन? पाकिस्तान। उसने इस नैरेटिव वॉरफेयर में क्या महारत हासिल की है? पाकिस्तान ने अपने हिस्से में इस नैरेटिव वॉरफेयर को काफी पेशेवर बना लिया है। लेख में आईएसपीआर का जिक्र आता है। आईएसपीआर, पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग। जी, तो उससे जुड़े जो नेटवर्क्स हैं, वो युद्ध क्षेत्र के बारे में मनगढ़ंत दावे फैलाते हैं, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले मुद्दे उठाते हैं और पहचान पर आधारित उकसावे देते हैं। अच्छा। और फिर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वो दूसरे साथी इकोसिस्टम को आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स या ग्रुप्स को। कई प्लेटफॉर्म थ्रेट रिपोर्ट्स हैं, ओपन सोर्स जांचें हैं, जिन्होंने बार बार पाकिस्तान से जुड़े ऐसे गुप्त नेटवर्क और साइबर पसोड़ा ऑपरेशन का पता लगाया है, जो पूरे उपमहाद्वीप और उसके आगे तक फैले हुए हैं। तो मतलब ये सिर्फ भारत के अंदरूनी मामले नहीं हैं, ये देश भारत के खिलाफ जो नैरेटिव बनाते हैं उन्हें बाहर भी ले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये नैरेटिव्स सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं गूंजते, इन्हें सक्रिय रूप से बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। स्पोरा कहते हैं। भारत के जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं और पश्चिमी देशों की आम जनता और वहां के पॉलिसी मेकर्स। अच्छा। मकसद ये है कि अलग अलग मंचों पर भारत की जो छवि है उसको प्रभावित किया जाए, उस पर सवाल उठाया जाए या उसे खराब किया जाए। इसका असर क्या होता है जमीन पर? मतलब ये करते कैसे हैं? उदाहरण के लिए लेख बताता है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चीन समर्थित स्पैमोफ्लेज अभियानों ने पुराने आरोपों को फिर से हवा दी, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों का कथित दमन या कश्मीर में लापता व्यक्ति यानी डिसअपीयर्ड पर्सन्स का मुद्दा। इनका मकसद वहां के स्थानीय समुदायों और शायद वहां की राजनीति को भी प्रभावित करना हो सकता है।
और तुर्की और पाकिस्तान का क्या रोल है इस ग्लोबल नैरेटिव को फैलाने में? तुर्की के जो अंग्रेजी स्ट्रीम्स हैं, जैसे टीआरटी और अनादोलू एजेंसी, वो अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे इलाकों में भारत पाकिस्तान नैरेटिव्स को बढ़ावा देते हैं और अक्सर ये पाकिस्तान के पक्ष में झुके होते हैं। अच्छा। वहीं पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स क्या करते हैं, वो पश्चिमी देशों में कुछ छद्म मीडिया चैनल, मतलब जो चैनल दिखते तो स्वतंत्र हैं पर होते नहीं, हाँ, प्रॉक्सी चैनल कह सकते हैं। जी, उनके जरिए कथित भारतीय हस्तक्षेप के बारे में वैश्विक अलर्ट जारी करते हैं ताकि पश्चिमी देशों में भारत की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। तो ये एक तरह से पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा पर हमला है, एक संगठित हमला। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जो नैरेटिव एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये यूरोप जैसे इलाकों में भी तनाव बढ़ा सकते हैं, खासकर वहां जो दक्षिण एशियाई समुदाय बसे हैं उनमें फूट डालकर। कुल मिलाकर ये वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर एक सोचा समझा कई तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है और इसका सीधा मतलब ये है कि अब सिर्फ घर में बैठकर इन बातों का खंडन करना काफी नहीं है। मतलब लड़ाई अब बाहर भी लड़नी होगी, प्रतिष्ठा के मैदान पर। हाँ, ये लड़ाई अब प्रतिष्ठा के विदेशी युद्ध क्षेत्रों पर भी लड़ी जा रही है, या कहिए लड़ी जानी है। लेकिन ये भी कहता है कि भारत का सूचना युद्ध क्षेत्र अनोखा है, यूनिक है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि ये 3 देश मिलकर हमला कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। लेख का तर्क है कि भारत का इंफॉर्मेशनल बैटल स्पेस इसलिए यूनिक है क्योंकि जो लक्ष्य है, यानी भारत खुद, वो किसी और देश जैसा नहीं है। अच्छा, वो कैसे? आप सोचिए, ये एक महाद्वीपीय पैमाने का लोकतंत्र है, कॉन्टिनेंटल स्केल डेमोक्रेसी। हाँ, बहुत बड़ा और विविध। बिल्कुल। यहाँ 22 तो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। फिर यहाँ का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत सघन है, डेंस डिजिटल रेल्स कहा गया है। मतलब इंटरनेट, स्मार्टफोन, इनकी पहुंच बहुत गहरी है। हाँ, वो तो है। और तीसरी बात, ये दुनिया की सबसे तेजी से बदलती ध्यान अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अटेंशन इकोनॉमी, जहां लोगों का ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल और बाजार है। तो भारत की ये जो विविधता है और ये डिजिटल पहुंच, क्या ये एक दोधारी तलवार की तरह है? मतलब फायदा भी है, नुकसान भी? हाँ, बिल्कुल। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक तरफ तो भारत को सूचना अभियानों से पूरी तरह काबू करना मुश्किल बनाता है, क्योंकि इतनी विविधता है, कोई एक बात सब पर असर नहीं कर सकती। सही। लेकिन दूसरी तरफ यही विविधता इसे विभाजनकारी नैरेटिव्स के प्रयोग के लिए सबसे आकर्षक भी बनाती है, क्योंकि आप भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर छोटे छोटे समूहों को आसानी से निशाना बना सकते हैं, जिसे माइक्रो सेगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, माइक्रो सेगमेंटेशन। हाँ, और विरोधी इसी का फायदा उठाते हैं। वो अपनी अफवाहों में बहुत लोकल चीजें, हाइपर लोकल क्यूज मिला देते हैं ताकि वो ज्यादा सच्ची लगें। और अपने अभियानों का समय भी बहुत सोच समझकर चुनते हैं, जैसे चुनावी चक्र के आसपास, या जब कोई बड़ा रक्षा सौदा हो रहा हो, या कोई सामाजिक तनाव हो। इन संकट की खिड़कियों का फायदा उठाते हैं। ये तो काफी जटिल चुनौती है। तो इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? लेख कहता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि एक स्तरित ऑपरेशनल निवारक बनाया है, लेयर्ड ऑपरेशनल डेटरेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाले सिस्टम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, कई स्तरों पर। जैसे? साइबर मोर्चे पर क्या हुआ है? साइबर मोर्चे पर कई कदम हैं, जैसे CERTIN, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। उसका एक नियम है 6 घंटे में घटना की रिपोर्टिंग। 6 घंटे में? काफी तेज है ये तो। हाँ, फिर NCIPC है, जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII की सुरक्षा देखता है। और I4C ग्रिड है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। लेख का कहना है कि इन सब ने मिलकर सरकार और जरूरी क्षेत्रों में साइबर हमलों को पहचानने और जवाब देने की रफ्तार बढ़ाई है। और हमलावर का पता लगाने में भी मदद मिली है, एट्रीब्यूशन पाथवे। जी, उसको भी मजबूत किया है। ये तो हुई साइबर सुरक्षा की बात। लेकिन जहां नैरेटिव फैलाए जाते हैं, अफवाहें उड़ाई जाती हैं, उस मोर्चे पर क्या किया गया है? नैरेटिव मोर्चे पर भी काम हुआ है। जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का जो फैक्ट चेक सिस्टम है, वो अब ज्यादा सक्रिय है। हाँ, PIB फैक्ट चेक तो काफी देखने में आता है। जी, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ये देखा गया कि सरकार सिर्फ रिएक्टिव डिबंक्स नहीं कर रही थी, मतलब सिर्फ गलत खबर आने के बाद उसका खंडन नहीं, हाँ, बल्कि रियल टाइम ट्रायाज तक पहुंची। ट्रायाज मतलब आने वाली सूचनाओं को तेजी से जांचना, उनकी गंभीरता देखना
और फिर प्राथमिकता तय करके उनसे निपटना। अच्छा, ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच। हाँ, और सरकार ने खुलकर ये माना भी कि बड़े पैमाने पर विदेशी फेक न्यूज़ हमले हो रहे हैं और फिर सोच समझकर कुछ प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध भी लगाए, कैलिब्रेटेड प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो भारत ने अपनी रक्षा तो मजबूत की है, लेकिन क्या सिर्फ बचाव करना काफी है? क्या इस सूचना युद्ध में आगे बढ़ने का, श्रेष्ठता हासिल करने का भी कोई रास्ता है? बिल्कुल, और यहीं पर प्री बंकिंग का आइडिया आता है। प्री बंकिंग, ये क्या चीज है? लेख सुझाता है कि भारत जहां असल में बढ़त बना सकता है वो है प्री बंकिंग के लिए अपनी भाषा की ताकत का इस्तेमाल करना, वेपनाइजिंग इट्स लैंग्वेज एडवांटेज। भाषा की ताकत का इस्तेमाल प्री बंकिंग में कैसे? उन्हें सतर्क कर देना। अच्छा, पहले से ही तैयार कर देना। जैसे वैक्सीन काम करती है। हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक टीकाकरण समझ सकती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और गूगल जिक्सॉ ने मिलकर इस पर शोध किया है। अच्छा। क्या निकला शोध में? उन्होंने पाया कि छोटे छोटे इनॉक्यूलेशन वीडियोस, मतलब ऐसे वीडियो जो लोगों को बताते हैं कि कैसे हेरफेर किया जाता है, जैसे झूठी भावुकता का इस्तेमाल, नकली एक्सपर्ट बनाना, किसी को बलि का बकरा बनाना। हाँ, ये सब तरीके तो देखे हैं। तो ऐसे वीडियो लोगों को इन तकनीकों के प्रति काफी हद तक इम्यून बना सकते हैं, प्रतिरोधी। वो उन्हें पहचानने लगते हैं और खारिज कर देते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। और भारत अपनी भाषा की ताकत इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, भारत के पास भाषिनी है। हाँ, भाषिनी प्रोजेक्ट, AI वाला। जी, ये शायद दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी बहुभाषी AI स्टैक है। ये भारतीय भाषाओं में अनुवाद, कंटेंट बनाना, ये सब बड़े पैमाने पर कर सकता है। अब सोचिए, अगर हम दो चीजों को मिला दें, एक तरफ थ्रेट टेलीमेट्री, मतलब ये पता लगाना कि कहां से किस भाषा में किस तरह का दुष्प्रचार आ रहा है। हाँ, दुश्मन की चाल को समझना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भाषिनी की क्षमता। तो क्या हम ऑटोमेटिक तरीके से अलग अलग भारतीय भाषाओं में वहीं की जरूरत के हिसाब से प्रीबंक्स बना सकते हैं? ऑटोमेटेड लैंग्वेज लोकलाइज्ड प्रीबंक्स। वाह, मतलब हर भाषा में पहले से ही बचाव का संदेश। जी, लेख का तर्क यही है कि ऐसा करने से नई दिल्ली सिर्फ त्रिगुट के नैरेटिव्स का पीछा नहीं करेगी, बल्कि उन्हें आने से पहले ही रोक पाएगी, प्रीएम्प्ट कर पाएगी। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है, दुष्प्रचार को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तकनीक का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से हो और सबसे जरूरी जिम्मेदारी से हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि प्री बंकिंग खुद ही एक तरह का सरकारी प्रचार या सेंसरशिप बन जाए। वो संतुलन साधना बहुत मुश्किल और जरूरी होगा। सही कहा। अच्छा, ये जो त्रिगुट है, इनके काम करने का तरीका और भारत का जो अनुभव रहा है, इससे दुनिया के दूसरे देशों के लिए क्या सबक है? बहुत महत्वपूर्ण सबक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का लाइनस वाला मामला, वो दिखाता है कि दुष्प्रचार अब सिर्फ राजनीति का हथियार नहीं, बल्कि एक औद्योगिक नीति का हथियार भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वेपन। हाँ, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चीन के जो चुनावी स्पैम नेटवर्क पकड़े गए, वो दिखाते हैं कि कैसे AI से बने नकली प्रोफाइल सीधे झूठ बोलने के बजाय सिर्फ संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर सच को दबा सकते हैं। तुर्की का मॉडल दिखाता है कि कैसे एंटी डिसइंफॉर्मेशन के नाम पर असल में सरकार अपनी बात थोप सकती है, सच्चाई बताने के बजाय। यानी सच्चाई को कंट्रोल करना। हाँ, और पाकिस्तान के तरीके ये दिखाते हैं कि कैसे एक मध्यम शक्ति वाला देश भी दूसरे प्लेटफॉर्मों का सहारा लेकर अपनी पहुंच को कई गुना बढ़ा सकता है। पिगी बैकिंग। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेख क्या सुझाता है? एक मुख्य सुझाव है कि भारत को नैरेटिव लोड शेयरिंग को उल्टी दिशा में औपचारिक रूप देना चाहिए। नैरेटिव लोड शेयरिंग मतलब जैसे वो तीनों मिलकर बोझ उठा रहे हैं, वैसे हमें भी करना चाहिए। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब भारत के अंदर भी सरकार, उद्योग जगत और नागरिक समाज सबको मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी, एक टीम की तरह। अच्छा। और सूचना के खतरों को उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। उन्हीं डैशबोर्ड पर मापना होगा जिनसे हम साइबर खतरों या सप्लाई चेन के जोखिमों को मापते हैं। ताकि हर बड़ा प्रोग्राम, चाहे वो रक्षा से जुड़ा हो या महत्वपूर्ण खनिजों से, उसमें एक अफवाह नियंत्रण का पहलू जरूर हो।
रूमर कंट्रोल सरफेस। उसका विश्लेषण उन भाषाओं में हो जिन्हें लोग वाकई समझते और बोलते हैं। और क्या भारत अपनी इन क्षमताओं का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकता है दोस्तों की मदद के लिए? हाँ, और लेख कहता है कि ये परिपक्वता की निशानी होगी। भारत को अपनी बहुभाषिक क्षमताएं जैसे भाषिणी इनको बाहर की तरफ भी इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अपने साथी देशों को, मित्र देशों को उनकी अपनी भाषाओं में प्री बंक किट्स देनी चाहिए। प्री बंक किड्स। वाह। हाँ, ताकि जब ये त्रिगुट अपना निशाना बदले, आज कश्मीर पर बोल रहे हैं, कल दक्षिण चीन सागर पर बोलेंगे, आज राफेल पर अफवाह फैला रहे हैं, कल रेयर अर्थ सप्लाई पर डर फैलाएंगे, तो दुष्प्रचार फैलने से पहले ही बचाव का टीका, वो इनॉक्यूलेशन वहां पहुंच चुका हो। ये तो बहुत दूर की सोच है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही है कि भारत एक बहुत ही जटिल और संगठित सूचना युद्ध का सामना कर रहा है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की का त्रिगुट इसे चला रहा है। जी, और ये खतरा सिर्फ घरेलू नहीं, वैश्विक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि निशाने पर है। हाँ, और भारत ने जवाब में अपनी रक्षा प्रणाली मजबूत की है, साइबर मोर्चे पर भी, नैरेटिव मोर्चे पर भी। लेकिन असली बढ़त, असली श्रेष्ठता शायद प्री बंकिंग में है। बिल्कुल, गलत सूचना फैलने से पहले ही लोगों को उसके प्रति सचेत और इम्यून बनाना। और इसमें भारत अपनी भाषाई विविधता और भाषिणी जैसी तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसा हमने शुरू में कहा था, जीएस पेपर 3 के कई टॉपिक से ये सीधे सीधे जुड़ता है और प्रीलिम्स के लिए भी करंट अफेयर्स का अहम हिस्सा है। जी, और यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस बदलते माहौल में हम सब एक नागरिक के तौर पर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच और मीडिया लिटरेसी को कैसे मजबूत कर सकते हैं? हाँ, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम कैसे ये पक्का करें कि जो हम देख या पढ़ रहे हैं वो भरोसे लायक है? ये एक सामूहिक कोशिश है जिसमें हम सबकी भूमिका है। बहुत सही बात है। उम्मीद है कि आईडीआर के इस लेख पर आधारित ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी, खासकर यूपीएससी वालों के लिए और जो भी इन मामलों में रुचि रखते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहें, सूचित रहें। धन्यवाद।